मैं जगबीर सिंह चिकारा आज कक्षा 9th के सामाजिक विज्ञान विषय के अर्थशास्त्र के पाठ फर्स्ट चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी के कुछ विशेष प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। उसके बारे में कुछ नया जानकारी हासिल करेंगे। ये कहते हैं कि स्थायी पूंजी क्या होती है। स्थायी पूंजी ऐसे संसाधन जिनका उत्पादक के द्वारा लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है। जो उत्पादक होता है, ऐसे संसाधन होते हैं। संसाधन क्या होते हैं वो बता देता हूं। जिनसे मानव की सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जिससे मानव का जीवन उस पर टिका हुआ होता है, वो संसाधन होते हैं जो हर रोज हर दैनिक दिनचर्या की जरूरतों को पूरा करते हैं, जिस पर मनुष्य के जीवन का आधार बना हुआ है, आधार टिका हुआ है। संसाधन छोटे रूप में कहें तो मनुष्य की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो ये वो ऐसे संसाधन होते हैं जो लंबे समय तक उत्पादक के साथ बने रहते हैं या उत्पादक उनका प्रयोग करता है, उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। जिसमें कोई औजार है, मशीनें हैं, भवन है, ये स्थायी पूंजी के उदाहरण हैं। औजारों से किसान के हल से लेकर आधुनिक उपकरणों जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, ट्रैक्टर इत्यादि शामिल है। और कार्यशील पूंजी क्या होती है? हमने स्थायी पूंजी पढ़ी एक लंबे समय तक, इसका प्रयोग किया जाता है। अब कार्यशील पूंजी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी संसाधन या ऐसे संसाधन जिनकी उत्पादक को दिन प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती रहती है, उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। इसके बिना स्थायी पूंजी कार्य नहीं कर सकती। जैसे कच्चा माल है, नगद पूंजी है, इस प्रकार की पूंजी को हम क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी कौन सी है? जो उसको हर रोज चाहिए, जिसमें उसका रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है और पैसा है, पूंजी है। ये हर रोज की उसकी जरूरत को लेकर चलती है और उसके बगैर उसकी स्थायी पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसा एक प्रश्न है आपके सामने, हरित क्रांति। हरित क्रांति का क्या अर्थ है? या हरित क्रांति किसे कहते हैं, या भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हरित क्रांति कैसे महत्वपूर्ण रही? उन्नत किस्म के बीजों, रासायनिक उर्वरकों, खरपतवार नाशकों, कृषि उपकरणों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन में की जाने वाली आश्चर्यजनक वृद्धि को हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। आज के इस समय में जब देश आज से कई दशकों पहले विदेशों से खाद्य सामग्री आयात करता था, हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। लेकिन 1960 के दशक में भारत में एक अभूतपूर्व क्रांति आई, जिसमें अच्छे रासायनिक उर्वरकों का, अच्छे सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके, अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करके, अच्छे किस्म के कृषि उपकरणों का प्रयोग करके, अच्छे खरपतवार नाशकों का प्रयोग करके हमारे देश में जो अन्न का उत्पादन हुआ वो एक आश्चर्यजनक वृद्धि थी, अर्थात बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ। इसी उत्पादन को हम हरित क्रांति कहते हैं। भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति का आरंभ हुआ
और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। भारतीय खाद्यान्नों में के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। उससे पहले हमें हाथ विदेशों के सामने फैलाने पड़ते थे। अमेरिका से हमें अनाज मंगाना पड़ता था और तरह तरह के जो ताने थे वो हमें अमेरिका जैसे देशों से सुनने पड़ते थे। जब मेरे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी अमेरिका में गए थे तो वहां पर उसने अनाज की डिमांड की थी, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बेहुदा शब्दों में, बड़ी छोटी भाषा में भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री से, लाल बहादुर शास्त्री से एक मजाक किया था। तो वो मजाक में भारत के प्रधानमंत्री सहन नहीं कर सके और उसने आकर एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। और उसी समय भारत में अच्छे दवाइयों का, खादों का, अच्छी किस्म के बीजों का, रासायनिक उर्वरकों का, अच्छे कृषि उपकरणों का, सिंचाई के साधनों को बढ़ावा दिया गया और देश में रिकॉर्ड तोड़ अन्न का उत्पादन हुआ। और आज भारत इस स्थिति में है कि अगर 4-5 वर्ष वर्षा न हो, अकाल पड़ जाए, तो भारत के पास इतना बफर स्टॉक होता है कि देश के हर नागरिक को भोजन मिल सकता है। उससे भारत के खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गए, किसानों के जीवन स्तर में काफी सुधार आया और अनाजों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे भारत की खाद्यान्न की समस्या मिट गई। और आज भारत जो है विदेशों को भी अपने देश की पूर्ति करने के पश्चात दूसरे देशों को भोजन उपलब्ध कराता है। इससे भारत का विदेशी व्यापार बढ़ा है, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली गई है। अब ऐसा ही हम प्रश्न छोटा करेंगे कि उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। अब भूमि जो हमारा है कारक, इसमें भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज आते हैं। श्रम में वह उद्यम आता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों की आवश्यकता होती है। और भौतिक पूंजी, इसमें हमारे औजार, हमारी मशीनें, हमारा भवन और नकद पूंजी शामिल होती हैं। और मानव पूंजी, इसमें कुशल, अच्छे कार्य, अपने कार्य में निपुण उद्यमी शामिल होते हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि पालमपुर गांव में कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं, तो पालमपुर गांव के अधिकतर घरों में बिजली है। वहां सिंचाई के लिए नलकूप लगे हुए हैं जिनसे अधिक क्षेत्र पर सिंचाई करके कृषि का उत्पादन किया जाता है। गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है। और गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो एक निजी औषधालय है। इसी तरह हमारा एक छोटा प्रश्न और है कि मिश्री लाल अपनी आजीविका कैसे कमाता है। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी, जो पालमपुर गांव का ही एक व्यक्ति है, जो बिजली से चलती है और उसने अपने खेत में उसे लगाया हुआ है। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की सहायता से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से पेरना पसंद करते हैं। मिश्रीलाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है और उस गुड़ को अपने पास के कस्बे शाहपुर में व्यापारियों को बेच देता है। इस कार्य में मिश्रीलाल थोड़ा बहुत लाभ कमा लेता है, जिससे उसके जीवन की अच्छी गुजर बसर
हो जाती है। हमारे इस चैप्टर में हमने कुछ पढ़ा। कल हम जो नई वीडियो लेके आएंगे वो आपको भारत के लोकतंत्र से लेके आएंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार।